का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है संबोधन के दौरान, चलिए सुनवाते हैं। आपने एक नया प्रयोग किया है। क्या आपको ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के कार्यक्रम को एक साल मनाने का फैसला किया? मेरे पूर्व वक्ताओं में 3 घंटे बैठे हुए हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपने उनके विचार सुने, उनका क्या व्यक्तित्व था, क्या योगदान था, और सुनते आए हमेशा लंबे समय से। अब जो दिन बात ये है, अभी मेरे पूर्व में जो साहब कह रहे थे कि सब बातें कह दी गई और उसको हम अपने तरीके से वापस रिपीट भी करते हैं, याद दिलाने के लिए, एक संकल्प लेने के लिए। जयंती पर संकल्प लिया जाता भाई हाँ मुझे भी उस रास्ते में चलना चाहिए जो बाबा साहब ने बताया था, या जो ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में शिक्षा के माध्यम से क्रांति करके रास्ता दिखाया था। शिक्षा के बगैर जीवन अंधेरा है, और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि आपका ये प्रयास अच्छा प्रयास है। और अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे बताया गया कि आज ज्योतिबा फुले के जयंती के उपलक्ष्य में BBC जो है वो अपना चलाती है ऑनलाइन पोर्टल। आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, दुनिया मुट्ठी में है, पूरा ज्ञान आपके गूगल्स में और मोबाइल में भरा पड़ा है। ये राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर का भी और मोबाइल और ये BBC भी रिसर्च करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा साहब की 14 तारीख को भी शायद पूरा रिसर्च करके वो दुनिया को बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, क्या उनका योगदान है। तो उनके एक कोट में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, विद्या का क्या महत्व है। उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में, जो मराठी थी, शेतज्ञांच्या आसूड पुस्तक का नाम था, शिक्षा के लिए लिखा उन्होंने, विद्या बिना मति गई। आप समझते थे मति क्या होती है? मति गई। आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगा इसलिए सुनना। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। अरे मति नहीं तो नीति नहीं बना पाओगे, और नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया। मतलब फाइनेंस नहीं होगा, अगर गति नहीं होगी आपकी स्थिति खराब रहेगी तो आप गरीब रहेंगे, और वित्त बिना शुद्र गए। जितनी गरीबी जो शुद्र होती है और बढ़ जाएगी। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये सारे जो अनर्थ है खाली अविद्या, मतलब शिक्षा नहीं होने के कारण से संभव है। इतनी बड़ी भावना कुछ 100 साल पहले अगर ज्योतिबा फुले संदेश दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कौन सोचता था ऐसी को, ऐसी को गरीब आदमी कौन सोचता था वो नीति को। सदियों से जो स्थिति बनी उनकी, आज भी मैं कई बार बोलता हूँ, आप सुनते होंगे कि छुआछूत की भावना, गोली से दिल उतार देने की भावना, ये आज आजादी के 70 साल के बाद में भी कैसे किसी दिमाग में आ सकती है कि मानव मानव के बीच में भेद करो। इससे बड़ा मानवता में करने क्या हो सकता है? तो आप सोच सकते हो कि लंबा सफर तय करते करते आप यहाँ तक आए हैं, क्योंकि और एक आदमी डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, महात्मा गांधी का सानिध्य था, पंडित जवाहरलाल नेहरू
सरदार पटेल, मौलाना मुकर्रम आजाद उस वक्त के दिग्गज नेता थे जिन्होंने संविधान बनाते वक्त भी ध्यान रखा कि किसी में भेदभाव नहीं हो, किसी वर्ग में, जाति में, धर्म में, किसी पुरुष में। उसी से देश आज चला आ रहा है। 70 के बाद में भी हम लोग देशवासी एक व अखंड है, पूरा देश एक है। और उसके लिए त्याग बलिदान बहुत हुए। आजादी के पहले भी किस प्रकार से जेलों में बंद रहे थे, कुर्बानी दी, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई। चंद्रशेखर हो या भगत सिंह आजाद हो, चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह हो, क्या क्या नहीं हुआ इसके अंदर। और आजादी के बाद में इंदिरा गांधी जैसे महान नेता परमाणु विस्फोट किया पोखरण के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप बताइए कि उनका सीना छलनी कर दिया गया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। राजीव गांधी शहीद हो गए, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बहन सिंह शहीद हो गए, पर उन्होंने आतंकवादियों को निर्नाबूद कर दिया पंजाब। और खालिस्तान नहीं बन पाया वहां पर। देश एक अखंड रहा तो बहुत बड़े त्याग हुए। पर 70 साल के बाद में हम देखें जातियों और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। 5 लड़के पढ़ती है कॉलेज में, स्कूल में 5 लड़के स्कूल में पढ़ रही है, 11th-12th में उसको कॉलेज कोशिश कर रहे हैं। और आज मुझे आपको पसंद होगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज लड़कों से ज्यादा संख्या लड़कियां पढ़ रही है राजस्थान के अंदर। 22 साल पहले मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब इतनी कम लड़कियां पढ़ रही, मैं वो सोच नहीं सकता। SC/ST की फिगर तो 5, 7, 10 पे थे उस वक्त। अब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, पर उस वक्त हमने पढ़ लिया कि प्राइवेट सेक्टर अलाउ करो, कॉलेज स्कूल खोले, कुछ भी करें। उसके पहले हमारे बच्चे तो महाराष्ट्र करने जाते थे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। अब तो हमने मेडिकल भी, इंजीनियरिंग भी, नर्सिंग भी, BEd भी सब खोल दिया। तो कहने का मतलब आज राजस्थान में शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है। IIT, IIM, IIIT, एम्स सब कुछ हो रहा है। कॉलेज खुल रहे, कृषि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, टेक्निकल विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, इतने विश्वविद्यालय खुल रहे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा है राजस्थान में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। और हमने देखा है कि उसी काम में चलेगा। अब यूक्रेन से 20,000 बच्चे आए हैं देश में, 20,000 बच्चे। इसका मतलब खाली यूक्रेन से रशिया भी अलग है, कजाकिस्तान अलग है, चाइना अलग है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं हजारों डॉक्टर बनने के लिए। वो तो हमें मालूम ही नहीं कितने पहले पढ़ रहे हैं। पर यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, वहां से 20,000 बच्चे वापस लौटे इंडिया के अंदर जो पढ़ ही कर रहे थे। इसका मतलब कि इस देश की 135 करोड़ की आबादी के अंदर जितनी जो डॉक्टरों की है बनना चाहते हैं, 20,000 तो छोटे मुल्क में गए पढ़ने के लिए। अब वो मेरे पास आते हैं, दिल्ली जाते होंगे, बेटा वो हमारा भविष्य क्या होगा, तो वो पढ़े हम आगे रख पाएंगे। यहाँ पर भारत सरकार क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो, एक अलग विषय है। बता रहा हूँ आपको। तो ये एक जिले में एक कॉलेज खोलने का काम नहीं चलेगा। देवी शेट्टी डॉक्टर है यहाँ हृदय वाले बेंगलोर के। हमने अभी कोरोना में आपका आशीर्वाद इतना शानदार काम किया, कुछ सोच नहीं सकता। पूरे देश और दुनिया के अंदर कोरोना मॉडल छा गया। इतना इलाज ढंग से करवाया, दवाएं फ्री थी जो और जगह नहीं थी, बेड नहीं मिल रहे थे लोगों ने, हमने बहुत व्यवस्था करी। 40-40 हजार रुपये इंजेक्शन फ्री लगा देते हम लोग। कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था आपने के लिए भूखा नहीं सोने दिया। तो कितने तो समझ वाले लोग आए, समाज के लोग आए, NGO वाले सब कुछ आए। कहने का मतलब कि सब कुछ किया गया। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि बहुत कुछ हम जानते हैं और पढ़ लेंगे, उनके जीवनी पढ़ लेंगे, आप पढ़े भी हैं। सवाल ये है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उनका फायदा गरीब तक कैसे पहुंचे। इतनी स्कीम हमने बनाई है। आपको शायद मालूम होगा कि सिंह जी की बात की गई, ममता कर रही थी
10 लाख रुपये का बीमा किसी का हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हार्ट की बीमारी होती रहती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्टेंट लग रहे हैं या बाईपास हो रहा है, तो आदमी कहाँ से पैसा लाए? अपनी जमीन जायदाद बेचता है, गहने बेचता है, उधार लेता है, क्या नहीं करता था। आज वो जाएगा, जा रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग रहा है। अभी मेरे घटने हैं, मुझे कोरोना हो गया 2 बार, तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। पोस्ट कोविड जो है, पोस्ट कोरोना, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, लोग समझ नहीं पाते गाँव के अंदर कि लोग मर जाते हैं कि तो हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक नहीं है, कोरोना के कारण से उसका इफेक्ट है हार्ट अटैक। किसी को खांसी, किसी को अस्थमा, किसी को किडनी, किसी का हार्ट। मेरे को हार्ट हो गई प्रॉब्लम, मैंने SMS में करवाया, स्टेंट लगवाया, मेरा 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ मेरा। अंदर बाहर आया, सब कुछ ठीक हो गया। तो आप राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है। पूरे प्रदेश की जनता पूरे प्रदेश, अमेरिका जाते वो जमाना था, शिवचंद्र माथुर मुख्यमंत्री, बैजू सेगात मुख्यमंत्री, ह्यूस्टन जाते थे ये लोग हाल इलाज कराने के लिए। वो बात छोड़ो, अभी भी बॉम्बे जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, एस्कॉर्ट में जाते हैं, 2-2 दिन आगे बिल बनते हैं। अब जो और अस्पताल जुड़े हैं, कुछ जुड़े हुए नहीं अभी तक, ऐसा नहीं जुड़ा, मान लीजिए जुड़े हुए, वहां पर कोई जाएगा नागरिक राजस्थान का, उसका पूरा खर्चा 10 लाख तक का पूरा खर्चा मिलेगा, फ्री इलाज होगा, हार्ट का हो, किडनी का, कोई भी इलाज होगा। और हमने एक और काम किया राजस्थान में, IPD OPD सरकारी अस्पताल में से। पहले हम जाते थे तो दवाई हमने फ्री की थी, पिछले टर्म में जब मैं 2nd टाइम मुख्यमंत्री था, दवाई फ्री करी, टेस्ट फ्री किए, पर उसके बाद में भी ऑपरेशन के वक्त में कुछ पैसा लग जाता था। तो मैं मान लो 900 फ्री करी, तो उसके अलावा कोई दवाई तो बाद में मंगाता था। अब हमने अभी फैसला कर लिया, अब चाहे वो ऑपरेशन इंडोर है, आउटडोर पेशेंट है, ऑपरेशन में कोई चीज बाहर से नहीं मंगाएगा, पूरा खर्चा अस्पताल देगा, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। नंबर 3, एक और फैसला किया है। आपको मालूम है कि कई बार किडनी खराब हो जाती है, बदलानी पड़ती है, या ऑर्गन ट्रांसफर होते हैं, तो अच्छी मौत होती है, तो टाइम पे अगर उनके परिवार वाले अग्री करते हैं तो उसका हार्ट, उसकी किडनी, उसकी आँख वो जाती है, हवैया से जाती है, जहाँ जरूरत होती है, और वो जान बचा देती है। या कैंसर हो गया है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, लाखों रुपए लगते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, कल नागौर मैंने कहा कि भाई एक तो ये जो ज़्यादा दारू पीता है तो वो खराब होता है, लीवर खराब होता है, दारू पीना छिड़काओ लोगों को, क्योंकि वो लीवर सिरोसिस रहता है, और बिना दारू पिए भी लीवर सिरोसिस होता है। कई लोग नहीं पीते तो भी हो जाता है, तो मैं तो अपील नहीं कर सकता हूँ, नहीं पियो तुमको, सरकार का घाटा होगा तो होगा, रेवेन्यू को परवाह नहीं करेगा। पर लीवर अगर खराब हो गया आपका बिना दारू पिए हुए, ट्रांसप्लांट होता है लीवर ब्याज का, उसका 15-20 लाख लग जाता है। हमने भी फैसला कर लिया 8-10 दिन पहले, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च होंगे
10 लाख का बीमा तो 10 लाख तक का है, तो उस मरीज के लिए 20 लाख का खर्चा वो भी हम करेंगे, उनको नहीं देना पड़ेगा। अब एक बात की मैं परीक्षा दूंगा आपसे, आप तैयार हो जाइए। आप मुझे बताओ, ये बात तो मैं बोल रहा हूं चिरंजीवी योजना की, ये सब फायदे मैंने बताया, इसके अलावा क्या फायदा है आपको मालूम है किसी को? हाथ खड़ा करो, अब बताइए आप। 4-5 तो वहां है, एक ये है, एक दो है, 8 तो होंगे। अब आप बताइए मुझे, आपको तो नेता लोगों को भैया, अब आप बताइए मुझे कि अगर कोई जानकारी खुद की हो जाए, आपको नॉलेज बढ़ जाए, आपकी जानकारी हो जाए, तो आप कितने गरीबों की मदद कर सकती हो। ठीक है, मेरा अनुभव है, मैं 22 साल पहले का हूँ। उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष शुरू किया था, दुनिया को नहीं मालूम, आप भूल गया, सब लोग भूल गया। उसमें भी मैंने गरीब के लिए किया था, कोई सीमा नहीं रखी थी उस वक्त। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख कितने खर्च हो, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष। आपको आश्चर्य होगा, उस वक्त भी मैं हाथ खड़े करवाता था, और लोग बहुत कम हाथ खड़े करते थे, गाँव में भी, शहरों में। तो मैं कहता था, अगर आप यहाँ 500 लोग बैठे हुए हो, अगर 500 लोगों ने 15, 20, 25 हाथ खड़े किए, अगर आप सबको जानकारी मिलती या जानकारी होती है आपको, आप अपने गांव में या जो मिलने वाले कितने लोग भला कर सकते थे। फ्री इलाज कर रहा है मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, पर लोगों की हैबिट नहीं होती है। अब आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्कीम है, इसको जोड़ के भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो चिरंजीवी योजना के अंदर जो जुड़ा हुआ है उसको 5 लाख का बीमा भी मिलेगा इसके अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो अगर बोल चले भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं नेताओं का भाषण दे रहा हूँ, खाली कह रहा हूँ आपको समझने की कोशिश करो। इतनी स्कीमें बनाई मैंने आपके लिए। अब अगर आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो आगे मेरे गरीब के अनपढ़ भी है, कि नासमझ भी है, उनको नहीं मालूम पड़ता। अब हमने अम्बेडकर के नाम से अभी उत्तम योजना चालू करी। जो है लघु मध्यम उद्योग लगा सकते हैं, छोटे बड़े उद्योग भी लगा। किसान लगाने के लिए हमने उनको फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से स्कीम बनाई है, वो अलग स्कीम है कृषकों के लिए, जानकारी प्राप्त नहीं करनी चाहिए उसकी भी। और ये जो अम्बेडकर के नाम की जो योजना है, जिसमें हमने उद्यमी कैसे बने, हमारे एससी के भाई लोग आते हमारी मीटिंगों में, अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया हुआ एससी के अलग से बनाया उन्होंने, मेरे को नाम नहीं मालूम क्या नाम उनका, हाँ जो भी, तो हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब हमने जो योजना बनाई है उसमें पैकेज मिलता है, पैकेज, स्पेशल पैकेज मिलता है, जिसके माध्यम से वो आराम से उद्यम लगा सकता है। अनुदान मिलता है उसके अंदर, और एससी के लिए ज्यादा अनुदान कर दिया हम लोगों ने, एक्स्ट्रा कर दिया। ये तो आपको मालूम थोड़ा बहुत लोग होगा, है लोगों को मालूम है थोड़ा बहुत। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो आपने देखा होगी नई बात है मालूम किसी को? नहीं, बिल्कुल पिंड साइलेंस हो गया आपका। अब मैं बताता हूँ आपको, शायद हमारी शादी हुई मालूम नहीं होगा, पता नहीं ममता को मालूम है क्या। आप बताइए, हमने ये कर दिया कि एससी के आदमी अपेक्षा नहीं कर सकते, को बड़ी इंडस्ट्री लगा सकता है, छोटी इंडस्ट्री लगा सकता है, कि उसको जानकारी नहीं है। आज तक समाज ने उसको पीछे रखा है। जितने इंडस्ट्रीज है देश के अंदर, वो अमुक जाते हुए होंगे, इक्का दुक्का और लोग होंगे, पर गरीब वर्ग जो है, गरीब वर्ग है, वो बहुत वंचित रहा है। हमने ये कर दिया कि जो चाहेगा
तो 25% रिको उसका पार्टनर बनेगा, रिको पार्टनर बनेगा 25%। बहुत बड़ी बात है, रिको पार्टनर बनेगा, जिससे कि पूरा इंडस्ट्री लगाने कहते हैं, जमीन कैसे लेने हैं, कौन मशीन लगेगी, क्या इंडस्ट्री लगेगी, पूरा रिको के जब रिको खुद एक्सपर्ट है इसके अंदर, संस्था है इंडस्ट्री के लिए, वो खुद पार्टनर बनेगा उसका 25% का। तो आराम से वो आदमी इंडस्ट्री लगा पाएगा और सक्सेस हो पाएगा। लगाना एक बार लोन ले लिया आपने 5 लाख का 20 लाख का, डूब गया लोन, फिर कहां करोगे, कैसे भरोगे आप? तो डूबे भी नहीं और उसको एक्सपर्टाइज मिले। ये तो हम कहते हैं सलाह देगा तो कोई काम नहीं चलता, हमने कहा पार्टनर बनाओ इनको, जिनको खुद पार्टनर बने उस इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा फैसला है। अब खाली आप बजा रहे हो, मैं नहीं कहना चाहूंगा कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले देखा आप फायदा करने की तरफ जाओगे ही नहीं, और आपको जानकारी है और जिनको अगर कॉपरेट नहीं करें आपको, वो बता ही नहीं रहे आपको, और आपको जानकारी नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं मेरे इन्वेस्टमेंट का। आपको भी जानकारी है कि सरकार का एक फैसला बजट में घोषणा हुई है, लागू क्यों नहीं हो रहा है? तो जो आपको अधिकार दिया असेंबली ने, उस अधिकार के आधार पर आप जाके अधिकारी से बात कर सकते हो, मांग सकते हो, तो पार्टनर बन सकते हो। तो कहने का मतलब लबो लबाब मैं जो बोल रहा हूँ आज, वो मेरा बोलने का मकसद यही है, जब तक आप ये कहते हैं नॉलेज इज पावर, आज के दुनिया में एक नया बात चली है जिसमें ज्ञान है, वो भी बहुत ताकतवर आदमी है। तो ज्ञान है तो आप कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हो, लाभ पहुंचा सकते हो। जो बिरला ऑर्डर में आए हैं वो तो आगेवान लोग हैं, वो समझदार, जानते हैं समाज में कैसे क्या काम हमें करना है, अगवा लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी बड़ी बन जाती, कैसे आप आगे जाके बात फैलाओ, संकोच करो, लोगों को समझाओ, कुछ भी करो। तो 2-4 बातें मैंने बहुत लंबी चढ़ी में 2-3-4 घंटे बोलो तो कम है, तो मैं खाली आपको निवेदन नहीं करूंगा, आप खुद ही पढ़ो लिखो और कृपा करके आप जो है इसको आप देखो। हम तो लगे रहे चेंज योजना में 1,33 लाख परिवार है जिनको लाभ मिला, 1,33 लाख। हमने 1,33 लाख जो परिवार के महिलाओं को बनाया, हमने उसका मुख्य बनाया है, कार्ड जो बनाया है, और 1,33 लाख हम स्मार्टफोन देने जा रहे हैं सबको, स्मार्टफोन। वो अपना कोई शिकायत है सरकार से, कोई तरह की परिवार की जो भी शिकायत है, अस्पताल की शिकायत है, दवा की शिकायत, कोई भी शिकायत है, कोई महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा कि वो किस प्रकार से महिला का एक, सरकार ने मुझे मोबाइल फोन दिया, स्मार्ट मोबाइल फोन दिया, 3 साल का, उसमें इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी उसके अंदर। अभी जब ने कानून पास किया SC ST तो बजट जो है बहुत बढ़िया, बताइए आप सबको। अभी हमने कानून पास किया है, जो बजट है SC ST का, ये वो खर्च करने की पद्धति क्या होगी, कानून बनाया हमने असेंबली के अंदर। आज ही सोनिया गांधी का पत्र मेरे पास है मुझे बधाई देने के लिए कि आपने अच्छा काम किया। ये राज्य जो हमारे AICD सेक्रेटरी हैं, इस काम को देखते हैं, उनका मैसेज मेरा आया था, बहुत बड़ा कानून पास हो गया असेंबली में, और हमने उसके अलावा भी 500 करोड़ रुपए बढ़ा दिए उनके लिए, अलग से फंड क्रिएट किया है, SC और ST के 500 करोड़ का फंड क्रिएट किया। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पानी को लेके जल जीवन मिशन चालू है, आधा पैसा हम देते हैं, आधा पैसा सरकार दे रही, केंद्र सरकार दे रही। पर केंद्र सरकार इस रूप में
अपने अप्रोच रखती है, जैसे कि सब कुछ वही कर रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया वाले लोग खड़े हैं, सब दबाव में हैं उनके मालिक लोग जो हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीडी की छापे पड़ जाएंगे, जो चाहते हुए हमें नहीं दिखा पाते हैं। बड़े दबाव में लोग, बड़े बड़े लोग हैं, देखो ना, इतने घंटों से खड़े हैं, बैठे इंतजार कर रहे कब मुख्यमंत्री बोलेगा, कब बोलेगा, कब बोलेगा, और दबाव में है लोग। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि हमें ये सब कुछ जो है सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम जो योजना है या जल मिशन घर घर में जल पहुंचेगा। राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं होती पहला खर्च करने की, 90% देना चाहिए था केंद्र सरकार को, आधा ले रहे हैं हम लोगों से, आधा हम लगा रहे हैं। यदि पानी जैसी योजना शुरू से 90-10 था पहला, तो जब से गवर्नमेंट आई है मोदी जी की, तब से जो 90-10 या 80-20, 60-40 होता था रेशियो धन खर्च करने का, वो सब बराबर कर दिया है। हमारी बहुत स्थिति, राज्यों की स्थिति बिगड़ गई देश के अंदर, राज्यों के बाद पहले इतना नहीं होगा। ERCP की योजना हमारी ईस्टर्न करनाल वाली 13 जिले की योजना आपकी, टोंक से लगा करके सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, 13 जिले कवर करते, दौसा वगैरह। आप बताइए, हमने प्रधानमंत्री ने घोषणा करी यहाँ पर जयपुर में, अजमेर के अंदर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की थी वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने। उन्होंने जवाब दिया, मैंने वो मेरे फेसबुक पे डाला, आपने पढ़ा होगा, देखा आपने, हाथ खड़े करो, इसमें देखो, देखते हैं क्या, मैंने फेसबुक देख रहे मेरा, फेसबुक में मैं लिखता रहता हूँ, कुछ टिप्पणी करता रहता हूँ मैं फेसबुक पे भी, और सब मेरे हैंडल है, आप लोग यूज किया करो उसको। तो कहने का मतलब ये जो पानी की योजना बहुत बड़ी योजना है, तो ERCP की योजना 13 जिले की है, सिंचाई भी होगा उसके अंदर 2 लाख हेक्टेयर की, और घर घर पानी पहुंचेगा। उसके लिए तैयारी, राष्ट्रीय परियोजना का मतलब है भारत सरकार 16 योजनाएं ऑलरेडी परियोजनाएं देश में चल रही है। तो क्या एक योजना राजस्थान प्रदेश जो रेगिस्तानी है, या पानी नहीं है, नीचे चला गया, खारा पानी है, क्या उन राज्य के लिए एक परियोजना लागू नहीं हो सकती? और हमारे मंत्री राजस्थान के, जोधपुर के, जो बड़े बैठे जल संसाधन मंत्री, कल मैंने कहा भी कह रहे, मैं कहा इनकी इतनी औकात नहीं कि एक योजना को मंजूर करवा सके। आप मंत्री हो, अगर आप अपना मंत्रालय की एक योजना को प्रधानमंत्री जी को कह करके, पहली बात तो प्रधानमंत्री वादा किया राजस्थान में चुनाव के वक्त में, नहीं भी करने वाला मान लो, और आप मंत्री बन जाते, तो क्या एक योजना को आप केंद्र सरकार से मंजूर नहीं करवा पाते हो? वो इंटरेस्ट ले नहीं रहे। यमुना की योजना, यमुना के प्रॉब्लम है, झुंझुनू सीकर के लिए पानी आ नहीं रहा है, कोई इंटरेस्ट तो ले, मैं जानता हूँ इंटर स्टेट में कई झगड़े होते हैं कि राज्य नहीं मानते हैं, आप इंटरेस्ट तो लो। इंदिरा गांधी के नाम की लिफ्ट योजना बाड़मेर, जोधपुर, पाली कई जिलों की है, स्टेट गवर्नमेंट खर्च करी 1500 करोड़ रुपए। ERCP जो आपको ईस्टर्न राजस्थान मैंने बताइए आपको, हम उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं, हमने फिर भी 1000 करोड़ खर्च कर दिए। अभी मैंने बजट में 9000 करोड़ रखे उसके लिए 13 जिले के, और वो राष्ट्रीय परियोजना बनाते हैं तो हम 5 साल 7 साल में वो योजना पूरी हो जाएगी। मैंने पता नहीं कब तक पूरी होगी, तो कोई चिंता ही नहीं लोगों को। पानी के बगैर राजस्थान कितना भुगता है अकाल सूखे के अंदर। गायों के लिए चारे के प्रबंधन करो, पीने के पानी मनुष्य के साथ में जानवरों के लिए भी करो, गायों भैंसों सबके लिए। इतनी तकलीफ राजस्थान में हुई है, वो तकलीफ के मंत्री को नहीं मालूम जो राजस्थान का ही है, सीकर का रहने वाला व्यक्ति हो, उसको नहीं मालूम तकलीफ कितनी भुगतती है राजस्थान की जनता। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार के हालात है देश के अंदर, मंत्री बन गए हैं, पर मैं
समझता हूँ, मुझे लगता है कि इनकी हैसियत नहीं जाके प्रधानमंत्री के सामने जाके खड़े भी हो जाते। ये वो अमित शाह दिखता मुझे दिखा ली, बाकी तो राजनाथ सिंह भले आदमी बेचारे वो गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिए गए, और बाकी तो मुझे लगता है कोई इक्का दुक्का गिराते होंगे, बाकी तो लगता है सही, डर के मारे कह नहीं पाते। अरे मैं क्यों 25 MP दिए आपको, 25 MP दिए हैं, 25 MP दिए हैं आपको राष्ट्रीय जनता ने। क्या 25 MP के खाते में एक परियोजना ईस्टर्न कैनाल नहीं आ सकती क्या? बताइए आप, ये स्थिति नहीं, क्योंकि ये स्थिति है। और ठीक है, किसी ने कि चुनाव होते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती है, हार जीत होती रहती है, पर चुनाव जीतने के बाद में सरकार को गिराने का काम भी करो। खरीद फरोख्त करके 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ की बातें सुनते थे हम लोग। बताइए आप, हमारी सरकार को गिराने के लिए मुख्य किरदार अमित शाह और ये आपका क्या नाम है इसका, गजेंद्र शेखावत, दो मुख्य किरदार है। हमारी पार्टी में तोड़ करके ले गए MLA को, ये वही लोग थे। एक धर्मेंद्र प्रधान नाम का और एक मंत्री है, वो फिर तो बाबा गुड़गांव जाकर देख सकता सब ठीक ठाक है। तो ये जो स्थिति बने मध्य प्रदेश सरकार गिराती है हमारी। अरे कुछ तो आप लोकतंत्र में आपके यकीन है तो आप थोड़ा सब्र कर लेते। केंद्र में आप चुनाव जीत गए 2 बार, आप सरकारी चुनी हुई MLA को खरीद रहे हो। आप बताइए, खरीद क्या आप सरकार बदलोगे तो फिर चुनाव किस लिए होंगे? फिर हालात बड़े खराब है, गंभीर है। अब देखो अभी 1 करोड़ घरवाले के अंदर दंगा हो गया, और करोड़ी महीना नहीं हमारे कहते हैं, पता नहीं कितना का 100 समथिंग, हाँ 195 परिवार सूची जारी कर दी। ये वहां पर पलायन करके गांव छोड़ करके। अब बताइए, अब वो परिवार खुद आगे आगे जा रहे, हम तो यही बैठे हैं, कहाँ गए आप बताओ? अब रामनवमी की जुलूसों में आप बताइए, गुजरात में भी, यूपी में 4-5 जगह कितना अभी दंगे हो गए। तो ये अच्छी बात नहीं, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे, और उनके रामनवमी के नाम पे आप बताइए कि आपने राजस्थान में तय कर रखा है। मैंने राजस्थान में आपके सबके आशीर्वाद से इस बार जो बजट पेश किया हम लोगों ने, काम कर रहे हैं, कोरोना में शानदार काम किया, चीनी योजना लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को मानस बना है। जनता माई बाप होती है, क्या तो वो करेंगे सरकार किसकी बने अगली बार, पर इनको चिंता लगने लग गई कि इस बार लगता है कि दाल गलेगी नहीं। तो अभी से इनको इशारा कर दिया दिल्ली से कि 4 साल तक आप लोगों ने जो विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, वो तो आप निभा नहीं पाए। आप निकम में नाकारा साबित हो जाओ, कुछ नहीं कर पाए। अब कम से कम इसमें तो लगो, धार्मिक ध्रुवीकरण तो करो कम से कम, जितना कह रहे थे आप तुम लोग इतने निंदा कर रहे हैं। और सब में कॉम्पिटिशन है, सब नेताओं में 5 साल मुख्यमंत्री उम्मीदवार में बैठे हैं, उनमें कॉम्पिटिशन है कौन पहले बोले। और इसलिए आप देख रहे हो कि वो मंत्री ने कह दिया डॉक्टर तो कि मेरा पास चल गया तो मैं IPS IAS को जेल भेज दूंगा। आप बताइए, अरे झूठ तुम बोले, हमने तुमने कहा नहीं तुम संन्यास दो राजनीति से, खुद नहीं कहा। अजमेर में अगर प्रधानमंत्री ने नाम भी ले लिया ARCP का, ले लिया नाम, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना फिर मुख्यमंत्री छोड़े और महेश जोशी छोड़े जो कि PhD मंत्री है। अब बताइए, दोनों हमने उनका वीडियो प्रधानमंत्री महोदय का, नरेंद्र मोदी जी का वीडियो डाल दिया दोनों। 30 तारीख को जयपुर में, इस तारीख को अजमेर बोले। तो उसे बुकलाट के अंदर हम क्या करें? तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह दिया IPS IAS को, वो बेचारे क्या करें?
बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के एमपी हो और जोधपुर के एमएलए मैं हूं, मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बनाना, क्यों मैं उनको हटाऊं उसको? बताइए आप, इतना बेशर्म आदमी है। जोगी बेशर्म नहीं की। अरे इतने लिहाज तो कोई भी करता भाई, चलो किसी पार्टी का जरूर है, मुख्यमंत्री जोधपुर का है। आप बताओ, ऐसे लोग बन गए, मंत्री बन गए केंद्र में जाकर के, और अपना वही शर्म दे नहीं रहा है। जब पकड़ा गया ये आदमी तो हमारे ओएसडी के खिलाफ हम मुकदमा करते दिल्ली के अंदर फेस सेविंग के लिए। अरे भाई तुम पकड़े गए हो, आवाज तुम्हारी है, हमें तो मालूम है, और तुम क्यों नहीं इसको सैंपल देते हो कोर्ट के अंदर, पुलिस के अंदर? वही समझ दे नहीं रहा है। तो ये स्थिति है, ऐसे लोग बैठ गए हैं। तो मैं आपको आज इस मौके पर काफी बातें मैंने कह दी है। फिर मेरी मुख्य बात यही है कि आप लोग कृपा करके, जो आप 500,000 लोग बैठे हुए हो, BL पहलवान साहब ने और भजनलाल जी ने जो ये मीटिंग बुलाई है, इनके मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने इस प्रकार से ये सोच सकी, किसी प्रकार से बैठ के बात करें। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप कृपा करके जो उपलब्धि सरकार की है, मैं नहीं कहता सत्य नहीं बोलना है, जो हमारी घोषणाएं हैं वो करीब तो इम्प्लीमेंट हो। ये मैं एक ही मांग आपसे करता हूँ, आपकी अपेक्षा करता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप कृपा करके गरीब का भलाई के अंदर जो कर सकते हो आप लोग, ये संकल्प लेके जाए तो अपना आप ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो माहौल में देख रहा हूँ यहाँ पर, ये उत्साह देख रहा हूँ, मैं कई मीटिंगों में आता हूँ और ऐसी मीटिंग कभी कभी होती है, और इस प्रकार मैं भी कभी कभी बोलता हूँ। धन्यवाद।